नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि जहां पर धनंजय भी अपने 25 साल पुरानी यादों में थे जब वो आलिशा को अपने साथ मारवा हाउस में लेकर गए थे। जब उन्हें पता चला था कि आलिशा मारवा हाउस छोड़कर चली गई है और उनके भाई हंसराज मारवा भी अपनी दूसरी बेबी देविका के साथ मारवा हाउस को छोड़कर चले गए हैं। धनंजय इधर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी भूमिका वहां पर एक पुलिस ऑफिसर्स की यूनिफॉर्म पहनकर और एक गन लेकर वहां पर आती है। तभी अब पीछे से उसे रोहित छेड़ता है और अब वो उसे कहती है कि रुक जा, मैं तुझे बताती हूँ। इधर अब धनंजय मारवा कहते हैं कि अभी पहले हम खाना फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद ही तुम सब कुछ करना। तभी वो सब ये बात कर रहे होते हैं, तभी पीछे से धर्मराज मारवा की आवाज आती है। वो कहते हैं क्या बात हो रही है। उनकी इस आवाज को सुनकर अब सभी बच्चे जल्दी से अपनी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं, क्योंकि धर्मराज मारवा की तो आवाज ही काफी थी बच्चों के दिल में एक दहक बनाने के लिए। यहाँ पर अब एक एक करके सभी बच्चे डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं और अब उधर हेड ऑफ द फैमिली चेयर पर अब सुहासिनी मारवा बैठी हुई थी और अब वो वहां पर बैठकर अब स्टाफ से कहती है सभी के लिए ब्रेकफास्ट ले आओ, और हाँ, धनंजय और रोहित के लिए मैंने जो एक्जोटिक सलाड्स बनाने के लिए कहा था, क्या वो तैयार हैं। अब सुहासिनी मारवा की इस बात पर अब स्टाफ मेंबर कहते हैं यस मैडम। कुछ ही देर में सभी यहाँ पर चीजें भी टेबल पर आ जाती हैं, क्योंकि उनके आदेश के अनुसार अब तक सारी ही डिशेज टेबल पर लग चुकी थी और धनंजय और रोहित के लिए अलग से उनका खाना लग चुका था। इधर अब धनंजय, पीरामल और रोहित जिस तरह से अपने मील को फिनिश कर रहे थे, उन्हें देखकर अब आलिशा कहती है मामा जी, क्या आपने इससे भी हमारी तरह ब्रेकफास्ट करना सिखाया है? जरा देखिए, ये तो आपकी ही कॉपी कर रहा है। अब आलिशा की ये बात सुनते ही अब रोहित आलिशा को घूर घूर कर देखने लगता है, तो वहीं सुहासिनी मारवा कहती है अरे नहीं आलिशा, रोहित ऐसे ही खाना खाता है, बिल्कुल अपने ताऊजी पर जो गया है। क्योंकि यहाँ पर मारवा हाउस में एक तो धनंजय ये खाना खाते हैं और उसको देख के अब रोहित को भी ऐसा ही खाना पसंद है। यहाँ कुछ ही देर में सभी अब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर लेते हैं और अब वो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद वो सभी अब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल अब अपने पापा से कहते हैं पापा, वो रोहित अपनी नानी के घर जाना चाहता है, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं उसे लेकर जाऊं? क्योंकि बच्चा है, यहाँ पर रहते रहते शायद अब उसका मन भी नहीं कर रहा होगा, क्योंकि अब तो उसकी माँ भी नहीं है ना। और हाँ, उसे पहले मैं एक बार गुलेरिया हाउस करण से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहता हूँ, अगर आपकी परमिशन हो तो। इधर धनंजय ने ये कहा ही था कि तभी उसकी ये बात सुनते ही अब भूमिका अब आलिशा से कहती है देखो, तुम गुलेरिया हाउस बिल्कुल भी मत जाना। अब भूमिका की इस बात पर अब आलिशा कहती है कि क्यों, हम क्यों नहीं जाएं वहां पर? हम तो मामा जी के साथ वहां पर जाना चाहते हैं, हम भी तो देखना चाहते हैं ना कि उनके दोस्त कैसे हैं। जिस तरह से मेरे मामा इतने हैंडसम हैं, क्या उनके दोस्त भी इतने ही हैंडसम होंगे? अब आलिशा की इस बात पर भूमिका कहती है मैं तो तुम्हें पहले ही बता दे रही हूँ, वहाँ पर जो व्योमा है ना, ये उसके लिए, इसीलिए ही ये क्योंकि वो लड़की कोई कुछ ठीक नहीं है, वो किसी के ऊपर भी हाथ उठा देती है, किसी को भी धक्का दे देती है, इसलिए मैं तुम्हें पहले से ही कह रही हूँ अगर तुम वहाँ पर नहीं जाओगी तो शायद तुम्हारे लिए भी अच्छा होगा। भूमिका की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है क्या वो सही नहीं है?
इस बात पर अब भूमिका कहती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो फिर तुम खुद ही जाकर देख लो। मैं तो नहीं जाऊंगी वहां पर, क्योंकि मैंने उसके बारे में जो भी कुछ सुना है वो बिल्कुल भी सही नहीं सुना है। वो तो शैतान लड़की है। भूमिका ने अभी ये सब बातें कहकर आलिशा को कंफ्यूज कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर आलिशा तो अपने मामा जी के साथ गुलेरिया हाउस में जाना चाहती थी, लेकिन अब भूमिका उसे मना कर रही थी। इसलिए उसके छोटे से मन में अब एक कंफ्यूजन आ गई थी कि क्या उसे वहां पर जाना चाहिए, क्योंकि व्योमा की बात को सुनकर तो अब वो भी थोड़ी सी डरी सी सहमी हो गई थी। तो वहीं इधर धनंजय पीरामल अब आलिशा से कहते हैं, आप भी चलेंगी ना। अब अपने मामा जी की ये बात सुनते ही आलिशा हाँ में अपना सिर हिला देती है, लेकिन साथ ही साथ उसके चेहरे पर अब कंफ्यूजन साफ साफ दिखाई दे रहा था, जो कि व्योमा के नाम का था। धनंजय पीरामल अब धनंजय पीरामल उसके चेहरे को देखते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसे ही होगा इधर। अब वो अपने पापा से फिर से पूछते हैं, क्या आपकी परमिशन है पापा। इधर अब धर्मराज मारवा अब धनंजय पीरामल को भी रोहित को अपने साथ लेकर जाने के लिए परमिशन दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर धर्मराज मारवा भी जानते थे कि रोहित की माँ आयशा मारवा उसे छोड़कर जा चुकी है, और अगर वो यहाँ से थोड़ी देर के लिए भी अगर मारवा हाउस से बाहर जाएगा तो शायद उसका भी थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा, उसका थोड़ा मन लगेगा। इधर अब ये उस रोहित को लेकर जाने की परमिशन भी मिलने के बाद अब धनंजय पीरामल अब दोनों ही बच्चों को अब अपने साथ में लेकर मारवा हाउस से बाहर आ जाते हैं, और अब वो अपनी गाड़ी के दरवाजे को खोलकर आलिशा और रोहित दोनों को ही पीछे वाली सीट पर बैठा देते हैं, और वो खुद गाड़ी को ड्राइव करने लगते हैं। जैसे ही यहाँ पर जैसे ही धनंजय पीरामल अब यहाँ से निकलता है तो उसके पीछे पीछे ही मारवा हाउस की सिक्योरिटी भी उनके साथ साथ ही जा रही थी। कुछ ही देर तक गाड़ी में खामोशी थी, तो अब उस खामोशी को तोड़ते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, रोहित बेटा, आपको पता है आपकी मम्मा कहाँ पर रहती है। अब धनंजय की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ ताऊ जी मुझे पता है। इतना कहते हुए ही रोहित अब विंडो से बाहर देखने लगता है। तो वहीं आलिशा अब रोहित को बाहर देखता हुआ देखकर अब उससे कहती है कि तुम ज्यादा बात क्यों नहीं करते हो। मैं तब से यहाँ पर आए हूँ, तुम मुझे उदास ही दिखाई दे रहे हो। अब आलिशा की इस बात पर रोहित कहता है, मेरे पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो तुम ही बताओ मैं बात क्या करूँगा। इधर अब तक गाड़ी गुलेरिया हाउस में इंटर करने लगती है। अब धनंजय पीरामल गाड़ी को पार्क करने के बाद अब वो धीरे से दोनों ही बच्चों को गाड़ी से बाहर निकालते हैं, तो दोनों ही अब उनके एक हाथ को पकड़ लेते हैं, और अब वो धनंजय के एक हाथ को पकड़कर अब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। वो जैसे ही इधर अब गुलेरिया हाउस के अंदर आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर शारदा अभी व्योमा को खाना खिला रही थी, और सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। व्योमा को खाना खिलाते हुए शारदा की नज़र जैसे ही अब धनंजय पीरामल पर गई तो वो अब उन्हें देखकर कहती है, आइए साहब, आकर बैठिए। वो करण सर अपने पर्सनल ऑफिस में हैं, शायद वो कुछ अपना काम कर रहे हैं। मैं बस उन्हें अभी आपके आने का अब तक मैं उनके पास मैसेज पहुंचा देती हूँ, तब तक आप बैठिए। और आप यहाँ आए हैं इस बात पर आप यहाँ पर आए हैं और साथ के साथ आप बच्चों को लेकर आए हैं, तो इस बात को सुनकर तो करण सर भी बहुत ही खुश हो जाएंगे। इधर उसकी इन बातों को सुनकर अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं कि तभी उनकी नज़र अब आकाश गुलेरिया पर जाती है। उसे इस आकाश जो कि अकेले ही खेल रहा था, उसे इस तरह से अकेले देखकर अब धनंजय रोहित से कहते हैं कि रोहित जाकर आकाश के साथ थोड़ी देर खेलो। वो आकाश हैं और देखो वो भी मुझे थोड़ा सा उदास सा लग रहा है, शायद तुम वहाँ पर जाओगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी। और आलिशा आप व्योमा के साथ खेलिए। अब अपने मामा जी की इस बात पर तो अब आलिशा को एकदम से ही भूमिका की यह बात याद आ जाती है, क्योंकि भूमिका ने तो उसे पहले ही गुलेरिया हाउस में आने के लिए मना किया था, और अगर वो आ रही है तो उसे व्योमा के साथ खेलने से और उससे दूर रहने के लिए बोला था। इसलिए अब उसे वो सारी बातें याद आती है, और अब वो सीधे ही अपने मामा जी से कहती है, नहीं मामा जी, हम तो आपके ही साथ रहेंगे, प्लीज हमें उस व्योमा के पास जाने के लिए मत कहिए।
इधर व्योमा की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, ठीक है आलिशा, अगर तुम नहीं जाना चाहती, जैसी तुम्हारी मर्जी। इधर आलिशा भी धनंजय पीरामल से कहती है, हम यहाँ का गार्डन देख कर आए क्या, क्योंकि हमें यहाँ का गार्डन देखना है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, हाँ ठीक है आलिशा, लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान से, और हाँ यहाँ से कहीं भी बाहर मत जाना, क्योंकि आप इस जगह के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं, तो आप बस गार्डन तक ही जाना। जैसे ही ये बात अभी आकाश गुलेरिया के केयरटेकर मालती ने सुनी, तो वो अब धनंजय पीरामल से कहती है कि सर आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, प्रिंसेस आलिशा को मैं खुद गार्डन घुमा दूंगी, मैं खुद अपनी देख रेख में उसे घुमाऊंगी। इधर ये कहते हुए ही उसने अब आलिशा का हाथ पकड़ लिया और अब वो उसका हाथ पकड़कर उसे गार्डन की तरफ लेकर जाने लगती है, क्योंकि मालती भी अच्छी तरह से जानती थी कि ये करण सर के खास दोस्त हैं और उनके साथ ये जो बच्चे आए हैं वो भी बहुत ही खास हैं, इसलिए अब वो उसे अपने साथ लेकर जाती है। वही अब तक करण गुलेरिया के पास भी अब तक धनंजय के और दोनों ही बच्चों के आने का मैसेज इधर शारदा ने भिजवा दिया था। तो उस मैसेज जैसे ही करण को ये मैसेज मिला तो वो अब अपना सारा काम छोड़कर अब सीधे ही वो भी नीचे की तरफ आ जाते हैं, और अब वो नीचे आते हैं और अब धनंजय पीरामल से कहते हैं, तू कब आया। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पेरिस से तो मैं कल ही आ गया था, लेकिन तुझसे मिलने के लिए बस अभी थोड़ी ही देर पहले आया हूँ। धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है फिर चल रूम में चल, बातें करते हैं अंदर चलकर। ये अब करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल भी हाँ में अपना सिर हिला देते हैं, और इधर वो दोनों अभी करण गुलेरिया के रूम की तरफ जाने लगते हैं। यहाँ शारदा भी सर्वेंट से कहती है कि आज लंच की तैयारी अच्छे से होनी चाहिए। वो क्या है ना कि करण साहब के दोस्त आए हुए हैं। ये सुनते ही अब सारे ही सर्वेंट भी किचन में जाकर अब अपना अपना काम बड़े ही अच्छे ढंग से करने लग जाते हैं। तो वहीं इधर करण गुलेरिया और धनंजय पीरामल अभी करण के कमरे में ही थे, जहां एक तरफ धनंजय करण से कहते हैं कि तू ठीक तो है ना भाई। अब ये सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुझे जिंदगी का एक मकसद जो दे दिया है आकाश, तूने जिंदगी जीने का एक मकसद जो दे दिया है, क्योंकि आकाश के साथ मेरा वक्त कहाँ बीत जाता है मुझे उसके बारे में पता ही नहीं चलता। थैंक यू मेरे दोस्त, अगर तुमने आकाश को मुझ तक नहीं भिजवाया होता तो अब तक तो शायद मैं कब का इस तन्हाई में मर चुका होता। यहाँ पर ये दोनों दोस्त आपस में बातें कर रहे थे कि तभी धनंजय पीरामल के फोन पर अब किसी का कॉल आ रहा था। जैसे ही अब धनंजय ने अपना फोन देखा तो वो उसकी कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके कजिन ब्रदर का फोन आ रहा था। उसे देखकर अब धनंजय करण गुलेरिया से कहते हैं कि भाई 1 मिनट, और ये कहते हुए ही वो अपने फोन को उठा लेते हैं और वो अब हेलो कहते हैं तो सामने से अब उन्हें आवाज आती है, हेलो ताऊ जी, मैं राहुल बोल रहा हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है। अब ये आवाज सुनते ही एकदम से धनंजय शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ये यहाँ पर उनका भाई नहीं उनका बेटा बोल रहा था। इसलिए उसकी बात को सुनकर वो कहते हैं, हाँ राहुल बोलो, मैं सुन रहा हूँ। अब राहुल कहते हैं, ताऊ जी प्लीज आप जल्दी से आ जाइए, मम्मी पापा को देखिए ना कुछ हो गया है। ये सुनते ही धनंजय पीरामल अब कहते हैं, बेटा राहुल आप टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, मम्मी पापा को कुछ भी नहीं होगा, मैं बस अभी एम्बुलेंस को फोन करता हूँ। ये कहते हुए वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। इधर फोन को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब वो जल्दी से अब अपने फ़ोन से अब एम्बुलेंस को कॉल लगाने लगते हैं। कुछ ही देर में जैसे ही अब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि आप जल्दी से मारवा हाउस के एरिया में पहुँचिए। मैं हाउस से 10 किलोमीटर अंदर मेरे भाई का विला है, मेन हाउस से 10 किलोमीटर के अंदर मेरे भाई का विला है, आप वहीं पहुंचिए और मैं भी बस वहां पर आता हूं। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं।
इधर धनंजय की का जब फोन आया था तो वो बातें करण के भी कानों में जा रही थी, इसलिए करण ने जब इस तरह से धनंजय को हड़बड़ाते हुए देखा और जब उसे एम्बुलेंस को कॉल करते हुए देखा तो अब करण भी समझ जाते हैं कि जरूर कुछ न कुछ तो गड़बड़ हुई है जो धनंजय इस तरह से हड़बड़ाए हुए हैं और उन्होंने एम्बुलेंस को भी मारवा हाउस में भेजा है। आखिर क्या हुआ होगा मारवा हाउस में, इसलिए जैसे ही अब वो अपने फोन को डिस्कनेक्ट करते हैं तो अब करण धनंजय से पूछते हैं क्या हुआ है धनंजय, सब ठीक तो है ना मारवा हाउस में। अब करण की इस बात पर धनंजय पीरामल कहते हैं पता नहीं भाई, मुझे नहीं लगता कि सब ठीक है, मैं बस आता हूँ क्योंकि मुझे बस अभी के भी जाना होगा, मुझे जाकर देखना होगा कि क्या हुआ है। धनंजय की ये बात सुनते ही अब करण गुलेरिया भी कहते हैं क्या हुआ है भाई, सब ठीक तो है ना, वैसे बात क्या हुई है कुछ तो बता। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं नहीं यार, शायद कुछ भी ठीक नहीं है, वो राहुल का फोन था और वो बेचारा बच्चा रोए जा रहा था, इसलिए मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं चला है, मैं जाकर देखता हूँ, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपडेट दे पाऊंगा। इधर धनंजय की ये बात सुनते ही करण गुलेरिया कहते हैं रुक, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, इस तरह तुम अकेले हड़बड़ी में तुम्हारा इस तरह से जाना ठीक नहीं है। करण की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल भी कहते हैं ठीक है चल, लेकिन बच्चों का क्या। अब धनंजय की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं तू बच्चों के बारे में चिंता बिल्कुल भी मत कर, मैं शारदा को बच्चों के बारे में कह दूंगा, वो बच्चों का ख्याल अच्छे से रख लेगी, और वैसे भी यहाँ पर बाकी के बच्चे भी तो हैं, तो ये दोनों भी उनके साथ एंजॉय कर लेंगे, लेकिन अब तू चल। अब करण ये कहते हुए हैं और वो दोनों भी वहां से जाने लगते हैं। इधर धनंजय पीरामल अब जल्दी से भागते हुए अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं तो वहीं करण गुलेरिया अभी जाते हुए अब शारदा से कहते हैं कि शारदा देखो, बच्चों पर ध्यान देना, रोहित और आलिशा पर खास करके, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पर ज़्यादा कुछ पता नहीं है, वैसे वो दोनों हैं कहाँ पर, क्योंकि करण गुलेरिया को यहाँ पर ना रोहित दिखाई दिया और ना ही आलिशा। करण की इस बात पर अब शारदा कहती है साहब वो रोहित मारवा, वो तो आकाश बाबा के साथ कंप्यूटर पर कुछ कर रहे हैं, वो उनके साथ हैं, और प्रिंसेस आलिशा वो तो मालती के साथ गुलेरिया हाउस के गार्डन को देखने के लिए गई है, वो शायद गार्डन में ही है। अब शारदा की इस बात पर अब करण गुलेरिया कहते हैं कि ठीक है फिर उन्हें बताना मत कि हम बाहर गए हुए हैं, क्योंकि बच्चे हैं, अगर उन्हें पता चलेगा तो शायद वो रोना शुरू कर देंगे, और हाँ बच्चों को अच्छे से संभाल लेना, देखो किसी को कुछ भी ना हो पाए। करण की इस बात पर अब शारदा कहती है कि जो जी साहब। यहाँ शारदा को इंस्ट्रक्शन देने के बाद करण गुलेरिया भी अब वहाँ से बाहर की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही देर में बाहर आने के बाद अब वो धनंजय पीरामल की गाड़ी में बैठ जाते हैं, और गाड़ी में बैठने के बाद अब वो धनंजय से कहते हैं अब तो बता देना यार क्या हुआ है, क्योंकि तुम जितना सस्पेंस बढ़ा रहे हो मेरी तो उतनी ही जान निकलती जा रही है। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं पता नहीं यार, मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। धनंजय पीरामल अभी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में दौड़ा रहे थे। इधर धनंजय को इस तरह से घबराया हुआ देखकर अब करण उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हैं और कहते हैं कि सब ठीक होगा भाई, तू चिंता मत कर। कुछ ही देर का सफर तय करने के बाद वो दोनों अब उस विला में पहुंच जाते हैं जहां से राहुल ने उन्हें फोन किया था। इधर गाड़ी से जल्दी से बाहर वो दोनों भागते हुए आते हैं। इधर करण गुलेरिया अब कहते हैं ये तो तेरे कजिन का विला है ना, राहुल के पापा का। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि हाँ उसने ही फोन कर यहाँ पर बुलाया था। वो दोनों जैसे दरवाजे के पास जाते हैं तो वो डोरबेल को बजाने लगते हैं। अब तक वहाँ पर एम्बुलेंस भी आ गई थी। कुछ ही देर के तक डोरबेल बजने के बाद वो देखते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुला है, क्योंकि वो काफ़ी देर से वहाँ की डोरबेल बजा रहे थे, और अब उनका डर और भी बढ़ता जा रहा था। लेकिन अब जैसे ही दरवाज़ा नहीं खुला तो वो अब अपने फ़ोन से वहाँ के सिक्योरिटी इंचार्ज को फ़ोन लगाते हैं। कुछ ही देर के रिंग के बाद जैसे ही सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो वो कहते हैं कि इस विला की चाबी है क्या, अंदर से कोई खोल ही नहीं रहा है। धनंजय की इस बात पर अब सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं सर वो तो मेन मारवा हाउस में ही होगी, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तो नहीं है, और वो भी सर और मैडम के रूम में।
इधर सिक्योरिटी की गार्ड की ये बात सुनते ही धनंजय पीरामल कहते हैं कि इतना वक्त नहीं है हमारे पास। धनंजय पीरामल को यहाँ इस तरह से पैनिक होता हुआ देखकर अब करण गुलेरिया कहते हैं, धनंजय डोंट पैनिक, तुम राहुल को फोन करो, शायद वो अंदर ही हो, डर के मारे वो दरवाजा ना खोल रहा हो। अब करण की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, शायद तुम ठीक कह रहे हो करण, वो अपने फ़ोन से राहुल के नंबर को अब डायल कर देते हैं, क्योंकि धनंजय को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो क्या करे। और इधर कुछ ही देर के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब धनंजय पीरामल कहते हैं, राहुल बेटा, मैं कब से डोरबेल बजा रहा हूँ, प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोलो। ये कहते हुए ही उन्हें अब सामने से आवाज़ आती है कि ठीक है ताऊ जी, मैं खोल देता हूँ, लेकिन आप प्लीज़ शौक मत होना, मैं खोलता हूँ। ये कहते हुए ही राहुल ने अब अपना फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तो वहीं धनंजय पीरामल को अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल कहना क्या चाहता था। क्या हुआ होगा अंदर जो एक छोटा सा बच्चा इस तरह से कह रहा था। किस चीज का शौक आखिर धनंजय को लगने वाला था। धनंजय पीरामल बस अभी राहुल के द्वारा बताए गए उस बात पर ही अभी सोच में थे कि तभी अब सामने से राहुल ने दरवाजा खोल देता है, और जैसे कि तभी सामने से दरवाजा खुल जाता है तो सामने देखकर तो अब जितना बड़ा शौक यहाँ पर धनंजय पीरामल को लगा था, उतना ही बड़ा शौक तो यहाँ पर करण गुलेरिया को भी लगा था। उनके कानों में बस अब राहुल के रोने की आवाज़ आ रही थी, जो कि कह रहा था, देखिए ना मेरे साथ क्या कर दिया। अपने पुराने ख्यालों में खोए हुए धनंजय पीरामल को इतना भी होश नहीं था कि उसका फोन बज रहा है। कुछ देर की रिंग के बाद जब वो अपने सेंस में आते हैं तो वो अब अपने फोन को देखते हैं तो राहुल का ही फोन आ रहा था, क्योंकि धनंजय तो अपने उन्हीं 25 साल पहले वाले ख्यालों में खो चुके थे। इधर अब फिर से राहुल के फ़ोन को देखकर वो अब धनंजय एक गहरी लंबी सांस लेते हैं और धनंजय पीरामल अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं और अब वो बड़ी ही हिम्मत करके अब अपने फ़ोन को उठाकर कहते हैं, हाँ राहुल बोलो, सब ठीक तो है ना। और अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे फ़ोन कर दिया, मैं तो तुम्हें खुद फ़ोन ही करने वाला था। अब अपने ताऊ जी की ये बात सुनकर अब राहुल कहता है, क्या ताऊ जी आप मुझसे बात करने वाले थे? क्या बात करने वाले थे ताऊ जी आप? सब ठीक तो है ना? अब राहुल की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर लतिका तुम्हारी बेटी है तो वहीं वो आलिशा तक कैसे पहुंची? अब अपने ताऊ जी की ये बात सुनते ही राहुल एकदम से शॉक हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो एक पल के लिए घबरा जाता है कि अब उसकी ये बात उसके ताऊ जी तक भी पहुंच चुक गई है, क्योंकि जिस बात को वो सबसे छिपाना चाहता था, जिसे वो सामने लाना ही नहीं चाहता था, वो अब उसके ताऊ जी तक पहुंच चुकी है। ये सुनकर अब राहुल कहता है, आप गलत इंसान से सवाल कर रहे हैं ताऊ जी, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगर मैं सच कहूँ तो आपको ये सवाल रोहित से करना चाहिए, क्योंकि इसके बारे में तो रोहित ही सब कुछ आपको बता सकता है। इधर राहुल की ये बात सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, मुझे रोहित से जो जानना है वो तो मैं उससे पूछ ही लूँगा राहुल। उसके बारे में मुझे तुमसे जानने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल तुम मुझे ये भी के लिए ये बताओ कि तुम क्या जानते हो लतिका के बारे में। और हाँ, इतने वक्त से मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे महेंद्र की माँ के बारे में कोई अपडेट नहीं है। क्या तुम महेंद्र की माँ के बारे में कुछ जानते हो? अब अपने ताऊ की इस बात पर राहुल कहता है कि फिर से गलत इंसान से सवाल कर रहे हैं ताऊ जी। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं कि मैं आता हूँ वहाँ पर, उसके बाद मैं तेरा सारा का सारा भूत उतारता हूँ कि मैं गलत इंसान से बात कर रहा हूँ या सही इंसान से। लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही बड़े हो गए हो। ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब अपने फ़ोन को गुस्से से डिस्कनेक्ट कर देते हैं और अब वो एक गहरी सोच में चले जाते हैं। इधर जहाँ राजमहल में ये सब हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रोहित के पैलेस में
अनिका रोहित के पैलेस में अनिका बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी और इधर बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वो अब आकाश के कमरे के पास खड़ी थी, क्योंकि अब वो आकाश से मिलने के लिए जाती है और अब वो आकाश के कमरे के दरवाजे को नॉक करने लगती है। कुछ ही देर के बाद जब दरवाजा खुला तो सामने खुद आकाश को देखकर अब अनिका कहती है, श्रेया कहाँ है? अनिका की इस बात पर अब आकाश कहता है, अरे वो तो सुबह ही निकल गई है ना कैलाश पापा के घर। इधर मयूर भी उसके साथ ही गया है, क्योंकि हमने श्रेया को अकेले भेजना ठीक नहीं समझा। वैसे अनिका, क्या तुमने सोचा है कि तुम आलिशा की प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करोगी? मेरी इस बारे में तुमसे बात हुई थी ना। अब आकाश की इस बात पर अनिका कहती है कि आकाश, वो प्रॉब्लम तो कब का सोल्व हो चुकी थी, अब तो बस टाइम है सजा देने का। अनिका की इस बात पर अब आकाश कहता है, क्या बात है अनिका, आज रोहित मारवा तुम्हारे साथ नहीं आए हैं, कहाँ है वो? अब आकाश की इस बात पर अनिका कहती है, वो अपने रूम में गए हुए हैं। और हाँ आकाश, मुझे अच्छा लगा जानकर कि तुमने और आलिशा ने अंजलि मामी को अपना लिया है। अगर सच पूछो तो मैं भी यही चाहती थी कि तुम उसे अपना लो, क्योंकि उसने सच में पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है। अनिका की इस बात पर अब आकाश कहता है, कैसी बात कर रही हो तुम? वो हमारी माँ है अनिका, और हम उनसे ज़्यादा वक्त के लिए तो नाराज नहीं रह सकते हैं ना। और वैसे भी जब वो इंसिडेंट उनके साथ हुआ तब तो सच में मुझे और आलिशा को, हम दोनों को ही ऐसा लगा था कि हमने उन्हें फिर से हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वो तो अच्छा है कि उस वायरस का एंटीडोट बन गया और हमें एक मौका मिल गया अपनी गलती को सुधारने का। वैसे मुझे तुम्हारे अंदर जो चेंजेस हुए थे वो मुझे बहुत ही अच्छे लगे हैं अनिका। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहन इतनी अच्छी कुक भी हैं और जो रोहित मारवा के साथ मिलकर इतनी अच्छी डिशेज को भी बनाना जानती हैं, और वो भी हेल्दी। आई एम इम्प्रेस्ड अनिका। अब आकाश की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ कुकिंग मेरा हिडन टैलेंट है आकाश, वैसे पापा से मिलने चलें? अब अनिका की इस बात पर अब आकाश कहता है कि चल तो सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पापा इस समय फ्री होंगे। और वैसे भी जब से उन्हें उनके बेस्ट फ्रेंड मिले हैं ना, वो तो हमें भूल ही गए हैं, क्योंकि मैं तो जब भी देखता हूँ वो बस या तो वो बेस्ट फ्रेंड यहाँ पर होते हैं या फिर वो उनके साथ राजमहल में होते हैं, क्योंकि मैं तो उन दोनों को हमेशा इकट्ठा ही देखता हूँ। अब आकाश की इस बात पर अब अनिका कहती है, शायद इसलिए कहा जाता है कि हर इंसान की जिंदगी में उसका बेस्ट फ्रेंड होना ही चाहिए। वो क्या है ना कि लाइफ तो प्रॉब्लम की बॉलिंग करती है और करती ही रहेगी, लेकिन जब एक दोस्त का साथ होता है ना तो वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। अब अनिका की इस बात पर अब आकाश कहता है, क्या बात है अनिका, वैसे याद है जब तुम गुलेरिया हाउस आई थी ना, तो तुम्हें हम में से किसी से भी कोई भी मतलब नहीं होता था। तुम हमेशा अपने काम में ही बिजी रहती थी। इवन हम सब चाहते थे तुमसे मिलना, बात करना, लेकिन तुम जिस तरह से बिजी रहती थी उसे देखकर हम खुद ही पीछे हट जाते थे। लेकिन इसके बाद भी तुमने हमेशा से ही हम सभी का साथ दिया था, क्योंकि जैसे ही तुम्हें हम सब की प्रॉब्लम के बारे में पता चला तो तुम सब के आगे अपने आप आकर खड़ी हो गई। आकाश की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, उस वक्त बात कुछ और ही थी आकाश। वैसे सोचा नहीं था कि मनाली से दिल्ली अपने बेटे को ढूंढने की तलाश में जब मैं आई थी तो मुझे मेरी पूरी पहचान मिल जाएगी, क्योंकि मैं तो मनाली में सिर्फ अपना बेटा ढूंढने के लिए आई थी। खैर ये सब बातें छोड़ो, पापा से मिलने चलते हैं। वैसे रिया उनके साथ ही है। अनिका की इस बात पर अब आकाश कहता है कि हाँ वो पापा के साथ ही होगी। मिस्टर मारवा ने हर एक चीज़ का टाइम टेबल जो बनाया है। वैसे मानना पड़ेगा मुझे तो ये सारे ही चेंजेस देखकर एक पल के लिए तो सदमा लगा था। इधर आकाश की ये बात सुनकर अब अनिका भी अपने मन में सोचती है, सदमा तुम्हें लगा था, लेकिन मुझे तो हर चीज़ में लग रहे हैं। अब अनिका को इस तरह सोच में देखकर अब आकाश कहते हैं कि वैसे आईफिल टावर जाने
के लालच में रिया उसे फॉलो भी कर रही है, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि रिया कोई भी ये लालच इतना महंगा पड़ेगा, क्योंकि जो रिया किसी भी चीज़ का टाइम टेबल फॉलो नहीं करती थी, वो वहाँ पर घूमने के लिए देखो अब कैसे हर एक चीज़ के लिए प्रतिबंध है। इधर आकाश की ये बात सुनते ही अनिका कहती है, क्या वैसे तुम भी चलोगे वहाँ पर? इस बात पर अब आकाश कहता है कि यार कल तो मुझे राजमहल जाना है और उसके बाद उस गांव में भी तो जाना है अलीशा के साथ। वैसे तो वहाँ का काम शुरू हो चुका है, लेकिन सोच रहे हैं कि एक बार जाकर चेक कर लें। आकाश की इस बात पर अनिका कहती है, वैसे अच्छी बात है, ये दोनों अभी बात करते ही हैं और बातें करते करते हुए ही दोनों अभी करण गुलेरिया के रूम के बाहर आ जाते हैं। तभी अनिका के दिमाग में अब अचानक से ओमकार की बातें आई और उसने अब आकाश से पूछ ही लिया, क्या अलीशा कभी गुलेरिया हाउस में आई है? अब अनिका की इस बात पर आकाश कहता है, तुम्हारी फर्स्ट एडवाइजरी के वक्त रिया प्रिंसेस लतिका को अपना दूसरा घर दिखाने के लिए लाई थी, तो वो लतिका को लेने के लिए आई थी। इस बात पर अब अनिका कहती है, अरे ये बात नहीं, वो तो मुझे पता ही है, मैं तो वो पूछ रही हूँ कि क्या बचपन में कभी अलीशा गुलेरिया हाउस में आई थी क्या?